शाम ढलने को थी। आसमान पर सूरज की आखिरी किरणें ऐसे बखर रही थीं जैसे कोई थका हुआ बादशाह अपनी सल्तनत से रुखसत ले रहा हो। दारुल हुकूमत जरगान की फिजा में अजीब सी खामोशी थी। ना वो बाजारों की चहल पहल, ना महल के सहन में कहे, सिर्फ कदमों की मध्यम आवाजें और दिलों में छुपा हुआ खौफ। जरगान का बादशाह शारियान बिन आदिल ज़ाहिरी शान और शौकत के बावजूद अंदर से तन्हा था। वो तख्त पर बैठा था मगर दिल में बोझ था। ताज इसके सर पर था मगर इख्तियार इसके हाथों से फिसल रहा था, क्योंकि सल्तनत को असल में चलाने वाला कोई और था। वो था सौदागर कासिम। कासिम आम सौदागर नहीं था। वो मुस्कुराहट में जहर, बातों में मिठास और आंखों में हिसाब रखता था। वो रेशम, मसाले और सोने की तिजारत करता था मगर असल सौदा वो इंसानों के ज़मीर से करता था। वजीर, सिपाही, काजी, हत्ता के दरबार के कातिब तक इसके एहसानों के मकरूज थे। किसी को कर्ज दिया, किसी की बेटी की शादी कराई, किसी को चुप रहने की कीमत दी, और जो इसके रास्ते में आया वो आ तो खामोश हो गया, आ फिर तारीख से मिट गया। इस रात दरबार बर्खास्त हो चुका था। चांदनी महल की सफेद दीवारों पर पड़ रही थी। बादशाह तन्हा अपने हुजरे में टहल रहा था। इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। इजाजत है हुजूर। ये आवाज कासिम की थी। बादशाह ने एक लम्हे को आंखें बंद की, फिर बोला, आओ। कासिम अंदर दाखिल हुआ। इसके कपड़े सादा थे मगर उंगलियों में सोने की अंगूठी और चालाकी इसके लहजे से टपक रही थी। हुजूर। वो झुका। शहर के गोदामों में अनाज कम हो रहा है, अगर इजाजत हो तो मैं बाहर से अनाज मंगवा लूं। बादशाह ने गौर से इसकी तरफ देखा। और कीमत? कासिम मुस्कुराया, कीमत में अदा करूंगा, बस कल एक छोटा सा फरमान चाहिए होगा। ओ बादशाह चौंका। कैसा फरमान? कासिम ने नजरें झुका ले, जैसे आजिजी हो, मगर वो आजिजी नहीं थी, वो जाल था। सिर्फ इतना कि बंदरगाह के टैक्स 3 साल के लिए मेरे हवाले कर दिए जाए, खजाने को फायदा होगा। हुजूर। खामोशी छा गई। बादशाह ने महसूस किया कि यह सौदा अनाज का नहीं बल्कि इख्तियार का है। इसी लम्हे महल के एक कोने में एक औरत ये सब सुन रही थी। वो थी मलिका जोहरा। इसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि बेदारी थी। इसने पहली बार समझा कि असल दुश्मन सरहदों के बाहर नहीं बल्कि महल के अंदर है। इसी रात जरगान की फिजा ने फैसला कर लिया था, आ तो तख्त बचेगा, आ ताज पहनने वाला हार जाएगा। और कासिम? वो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि इसके खेल की ये सिर्फ शुरुआत थी। रात गहरी हो चुकी थी और नौरान की सल्तनत पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। महल के मीनारों पर जलते चिराग ऐसे लग रहे थे जैसे खामोश गवाहों किसी आने वाले तूफान के। बादशाह सलीम अपने कमरे में अकेला बैठा था। इसके हाथ में पुराना नक्शा था जिस पर सल्तनत की सरहदें बनी थीं, मगर इसकी नज़र नक्शे पर नहीं बल्कि अपनी सोचों में उलझी हुई थी। इसे बार बार फरीद की मुस्कुराहट याद आ रही थी। वो मुस्कुराहट जो बज़ाहिर खिदमत की लगती थी मगर अंदर से कब्जे की खबर देती थी। इसी लम्हे महल के दूसरे हिस्से में मलिका मरियम जाग रही थी। वो जानती थी कि खतरा अब दरवाजे पर नहीं बल्कि अंदर दाखिल हो चुका है। इसने खामोशी से अपनी खास खादमा को बुलाया और इसे हुक्म दिया कि शहर के हालात पर नजर रखी जाए। बाजारों में, गोदामों में और उन लोगों पर जो अचानक फरीद के करीब आ गए थे। अगले दिन सुबह होते ही नौरान के बाजारों में अजीब हलचल थी। अनाज अचानक महंगा होने लगा, कुछ दुकानें बंद हो गईं और लोग सरगोशियों में एक ही नाम ले रहे थे, फरीद। फरीद ने अपने आदमियों के जरिए अनाज रोक लिया था ताकि अवाम में खौफ फैले और बादशाह पर दबाव बढ़े। दरबार लगा तो वजीर खामोश थे, किसी में सच बोलने की हिम्मत ना थी। फरीद निहायत अदब से खड़ा हुआ और बोला कि हुजूर, हालात खराब हो रहे हैं, अगर फैसला आज ना हुआ तो कल शहर भूख देखेगा। बादशाह सलीम का दिल कांप उठा। वो रियाया को तकलीफ में नहीं देख सकता था, मगर इसी लम्हे इसे मलिका मरियम की बात याद आई कि रहम अगर अक्ल के बगैर हो तो जुल्म बन जाता है। इसने फैसला मुअख्खर कर दिया। फरीद के चेहरे पर पहली बार एक लम्हे को बेचैनी आई मगर वो फौरन संभल गया। इसी रात फरीद ने अगला वार किया। इसने कुछ बदनाम लोग महल के करीब भिजवा दिए ताकि शोर मचाया जाए कि बादशाह कमजोर है। शहर में खौफ फैलने लगा, मगर मलिका मरियम खामोशी से अपना जाल बांध चुकी थी। इसने एक पुराने दयानतदार काजी और एक वफादार सिपाही को बुलाया। उनके जरिए फरीद के गोदामों की खबर इकट्ठी की गई। कर्जों के कागजात, रिश्वत की फहरिस्तें और वो नाम जो फरीद ने खामोश कर रखे थे, सब आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगे। बादशाह सलीम के दिल में पहली बार ये एहसास जागा कि शायद ये जंग तलवार की नहीं बल्कि सब्र और सच की है। उधर फरीद को अंदाजा हो गया कि कुछ बदल रहा है। इसने सोचा कि अब देर नहीं करनी चाहिए। इसने फैसला किया कि बादशाह को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जाए जिससे वो खुद रियाया की नज़र में गिर जाए। मगर इसे ये मालूम ना था कि जिस रात वो अपनी सबसे बड़ी चाल चलने वाला है, इसी रात नौरान की सल्तनत में सच खामोशी से अपनी जगह बना चुका है। और बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है जब मुस्कुराहटों के पीछे छुपा जहर सबके सामने आ जाएगा। क्योंकि जब बादशाह जाग जाए और मलिका साथ खड़ी हो तो चालाक तरीन सौदागर भी ज्यादा देर नहीं बच पाता। और ये कहानी अभी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर
रात का आखिरी पहर था और नौरान की फिजा में अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी, जैसे शहर खुद सांस रोककर किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रहा हो। महल के अंदर बादशाह सलीम जाग रहा था। इसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि बरसों का दबाया हुआ खौफ और जिम्मेदारी झलक रही थी। इसके सामने वो कागजात रखे थे जो मलिका मरियम ने खामोशी से इकट्ठे करवाए थे, कर्जों के हिसाब, झूठे गवाह, अनाज छुपाने के सबूत और उन लोगों के नाम जो फरीद के खौफ आ लालच में बिक चुके थे। बादशाह के हाथ कांप रहे थे क्योंकि हर कागज इसके दिल पर एक सवाल बन कर गिरता था कि अगर मैंने आज भी खामोशी इख्तियार की तो कल तारीख मुझे किस नाम से याद करेगी। इसी वक्त शहर के एक कोने में फरीद अपने आदमियों के दरमियान बैठा था। इसके चेहरे पर एतमाद था मगर दिल में बेचैनी। इसे अंदाजा हो चुका था कि महल के अंदर कुछ हरकत हो रही है। इसने फैसला किया कि अब आखिरी वार किया जाए। इसने हुक्म दिया कि सुबह होने से पहले शहर में ये अफवाह फैला दी जाए कि बादशाह अनाज बीच कर खजाना भरना चाहता है और अवाम को भूखा रखेगा। जैसे ही फजर की अजान हुई नौरान की गलियों में शोर फैल गया। लोग घरों से निकल आए, चेहरों पर गुस्सा और आंखों में भूख थी। दरबार के दरवाजे पर हुजूम जमा होने लगा। सिपाही परेशान थे। इसी लम्हे फरीद निहायत मासूम चेहरे के साथ दरबार में दाखिल हुआ और बोला कि हुजूर, रियाया गुस्से में है। अगर अपने आज फैसला ना किया तो बगावत हो सकती है। बादशाह सलीम ने इसकी आंखों में देखा और पहली बार इसे एक सौदागर नहीं बल्कि एक आजमाइश के तौर पर पहचाना। इसने गहरी सांस ली और दरबार में ऐलान किया कि आज कोई फैसला बंद कमरों में नहीं होगा बल्कि सच सबके सामने आएगा। ये सुनकर फरीद के चेहरे का रंग बदल गया मगर वो अब भी खामोश रहा। मलिका मरियम पर्दे के पीछे से आगे बढ़ी और इसके इशारे पर वही दियानतदार काजी सामने आया जिसे बरसों पहले फरीद ने हटवा दिया था। इसने लरसती मगर सच्ची आवाज में गवाही दी। फिर सिपाही ने गुदामों की फहरिस्त पेश की। फिर एक एक करके वो लोग सामने आए जो कर्ज और खौफ में दबाए गए थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। अवाम के शोर की आवाज अंदर तक आने लगी। फरीद ने खुद को बचाने की आखिरी कोशिश की और बोला, ये सब साजिश है। मगर इसी लम्हे अनाज के थैले महल के सामने लाकर खोले गए जो फरीद ने छुपा रखे थे। बादशाह सलीम की आंखों में आंसू आ गए मगर ये आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि बेदारी के थे। इसने बुलंद आवाज में कहा कि जो रिस्क रोके वो मुजरिम है और जो खौफ बेचे वो दुश्मन है। फरीद पीछे हटा मगर सिपाहियों ने इसे घेर लिया। शहर के बाहर सूरज निकल रहा था और इसकी रोशनी पहली बार नौरान पर इंसाफ की तरह पड़ रही थी। लोग खामोश हो गए। उन्हें महसूस हुआ कि बरसों बाद कोई उनके लिए खड़ा हुआ है। फरीद को गिरफ्तार कर लिया गया मगर बादशाह जानता था कि असल इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इक्तिदार की सबसे खतरनाक जंग वो होती है जो दिल के अंदर लड़ी जाती है। और आज इसने वो जंग जीत ली थी मगर इस फतह की कीमत क्या होगी, ये सवाल अभी बाकी था। क्योंकि सच जब बाहर आता है तो सिर्फ दुश्मन नहीं बल्कि बहुत से निकाब भी साथ गिरा देता है। और नौरान की कहानी अब अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही थी। फरीद की गिरफ्तारी के बाद नौरान की सल्तनत में वक्ती खामोशी तो आ गई मगर ये खामोशी सुकून की नहीं बल्कि एक तवील तूफान के बाद की थकन जैसी थी। शहर के लोग अपने घरों में लूट गए मगर दिलों में एक सवाल छोड़ आए कि क्या वाकई इंसाफ हो गया। ये सिर्फ एक ताकतवर के जाने का मंजर था। बादशाह सलीम इस रात दोबारा तन्हा बैठा था। इसके सामने ताज रखा था मगर इसने सर पर नहीं रखा, क्योंकि आज इसे पहली बार एहसास हुआ था कि ताज पहनना आसान है मगर इसके वजन को बर्दाश्त करना सबसे मुश्किल काम है। कैद खाने में फरीद खामोश बैठा था, ना चीख रहा था ना मिन्नतें कर रहा था। इसकी आंखों में अब भी एक अजीब सा गुरूर बाकी था, जैसे वो खुद को हारा हुआ नहीं मान रहा हो। अगले दिन दरबार लगा तो नौरान के दरवाजे अवाम के लिए खोल दिए गए। बादशाह सलीम ने हुक्म दिया कि फरीद का मुकदमा बंद कमरों में नहीं बल्कि सबके सामने सुना जाए। काजी ने एक एक सबूत पढ़ा, अनाज छुपाने की गवाही, रिश्वत के कागजात, झूठे वादे और वो दुआएं जो फरीद ने खुद अपने फायदे के लिए बेची थीं। हर इल्जाम के साथ मजमा खामोश होता गया, क्योंकि सच शोर नहीं मचाता, वो बस उतरता चला जाता है। फरीद को बोलने का मौका दिया गया तो इसने पहली बार नजरें उठाकर कहा कि अगर मैं मुजरिम हूं तो मैं अकेला नहीं हूं। मैंने वही किया जो इस सल्तनत ने मुझे करने दिया। ये बात बादशाह के दिल में तीर की तरह लगी क्योंकि इसमें तल्ख सच छुपा था। बादशाह सलीम उठा। इसकी आवाज बुलंद नहीं थी मगर वजनदार थी। इसने कहा कि आज मैं सिर्फ एक सौदागर का नहीं बल्कि अपनी कमजोरियों का भी फैसला सुन रहा हूं। अगर एक शख्स इतना ताकतवर हो गया तो इसकी वजह सिर्फ इसकी चालाकी नहीं बल्कि हमारी खामोशी भी थी। इस ऐलान के बाद इसने दरबार में बैठे कई अफसरों को मुअत्तल करने का हुक्म दिया। कुछ के चेहरे जर्द पड़ गए, कुछ नजरें झुका गए। अवाम ने पहली बार देखा कि इंसाफ सिर्फ सजा नहीं बल्कि सफाई भी मांगता है। फरीद को कानून के मुताबिक सजा सुनाई गई मगर बादशाह ने यह भी हुक्म दिया कि इसका माल खजाने में नहीं बल्कि उन गोदामों और घरों में जाएगा जहां भूख ने डेरे डाले थे। ये फैसला नौरान के लिए नया था, क्योंकि यहाँ पहली बार ताकत के साथ रहम भी खड़ा था। मलिका मरियम खामोशी से ये सब देख रही थी। इसकी आंखों में इत्मीनान था मगर गुरूर नहीं।
इसे मालूम था कि असल फतेह फरीद का खात्मा नहीं बल्कि बादशाह का जाग जाना था। दिन गुजरते गए, बाजारों में अनाज आया, लोगों के चेहरों पर जान लौटी, मगर बादशाह सलीम ने सुकून नहीं किया। इसने खुद भी सादा लिबास पहनना शुरू कर दिया, दरबार में कम और अवाम में ज्यादा बैठने लगा, क्योंकि इसने सीख लिया था कि जो हुक्मरान लोगों से दूर हो जाए वो सबसे पहले सच से दूर होता है। नौरान आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा, खौफ की जगह सवाल आने लगे और सवालों की जगह उम्मीद, मगर कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि बादशाह सलीम जानता था कि हर दौर का फरीद अलग चेहरा लेकर आता है। इसलिए इसने अपने दिल में एक वदा बांध लिया कि जब तक वो जिंदा है वो इक्तिदार को, खिदमत और इंसाफ को आदत बनाए रखेगा। और यही वदा नौरान की असल फतेह था, क्योंकि सल्तनतें तलवार से नहीं बल्कि जागते हुए ज़मीर से जिंदा रहती हैं, और नौरान अब जाग चुका था। नौरान में अब वो शोर नहीं था जो कभी खौफ से उठता था, बल्कि एक खामोश हरकत थी जो उम्मीद की अलामत थी। फरीद के अंजाम के बाद बादशाह सलीम ने यह समझ लिया था कि असल दुश्मन सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि वो निज़ाम होता है जो खामोशी में पलता है। इसीलिए इसने सबसे पहले अपने आप से हिसाब शुरू किया। इसने हुक्म दिया कि महल के दरवाजे हफ्ते में एक दिन आम लोगों के लिए खोले जाए, ताकि कोई भी बिला खौफ अपनी बात कह सके। इब्तिदा में लोग हिचकिचाते रहे, क्योंकि बरसों की खामोशी एक दिन में खत्म नहीं होती, मगर जब एक बूढ़ी औरत ने आकर कहा कि इसके बेटे को नाहक कैद किया गया था और बादशाह ने वहीं खड़े होकर तहकीक का हुक्म दिया, तो लोगों के दिलों में जिमी बर्फ पिघलने लगी। बाजारों में अब ताजिर निर्ख खुद नहीं तय करते थे, बल्कि नापतोल और इंसाफ के उसूल तय होने लगे। मलिका मरियम ने औरतों के लिए एक मजलिस कायम की जहां बेवाएं और मजलूम बगैर पर्दा खौफ के अपनी बात रख सकती थीं। बादशाह सलीम अक्सर रात को शहर की गलियों में सादा लिबास में निकलता और सुनता कि लोग क्या कहते हैं। वो जानता था कि हुक्मरान वो नहीं होता जिसके सामने सब खामोश हों, बल्कि वो होता है जिस के सामने सब सच बोल सके। एक दिन दरबार में एक नौजवान सिपाही ने खड़े होकर कहा कि अगर कल कोई नया फरीद आया तो क्या होगा। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह सलीम मुस्कुराया, मगर इस मुस्कुराहट में गुरूर नहीं था। इसने कहा कि अगर कोई नया फरीद आया तो वो एक शख्स नहीं होगा, बल्कि हमारी गफलत का नतीजा होगा, और जब तक हम जागते रहेंगे कोई फरीद ताकतवर नहीं बन सकेगा। इसी दिन इसने एक तहरीरी अहदनामा तैयार करवाया, जिसमें साफ लिखा था कि कोई सौदागर, वजीर आ सिपाही कानून से बालातर नहीं होगा। इस अहदनामे को महल की दीवार पर कंधा करवाया गया, ताकि आने वाली नस्लें सिर्फ बादशाह का नाम नहीं बल्कि इसका वदा भी याद रखे। वक्त गुजरता गया, नौरान में फसलें बेहतर हुईं, काफिले अमन से गुजरने लगे, मगर सबसे बड़ी तब्दीली दिलों में आई। लोग अब ये नहीं कहते थे कि बादशाह क्या करेगा, बल्कि ये कहते थे कि हम क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने सीख लिया था कि इंसाफ सिर्फ तख्त से नहीं बल्कि नीयत से पैदा होता है। एक शाम बादशाह सलीम महल की छत पर खड़ा सूरज को डूबते देख रहा था। मलिका मरियम इसके पास आई। दोनों खामोश थे, मगर इस खामोशी में खौफ नहीं बल्कि शुक्र था। बादशाह ने आहिस्ता से कहा कि अगर मैं कल ना भी रहूं तो क्या नौरान जिंदा रहेगा। मलिका ने जवाब दिया कि जब सच लोगों के दिलों में बस जाए तो बादशाह के जाने से सल्तनत नहीं मरती। सलीम ने आंखें बंद की और दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह इसे आखिरी सांस तक इसी बेदारी पर कायम रखे, क्योंकि इसने जान लिया था कि असल कामयाबी दुश्मन को हराना नहीं बल्कि खुद को बदलना है। और यही वो सबक था जिसने नौरान को एक सल्तनत से एक मिसाल बना दिया, एक ऐसी मिसाल जो वक्त के शोर में भी खामोशी से ये कहती रही कि जहां हुक्मरान जागता है वहां कौम सोती नहीं। और यही अंजाम नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। नौरान में अब वक्त एक नई रफ्तार से चलने लगा था, जैसे शहर ने माजी के जख्मों से सीख कर मुस्तकबिल के कदम नापना शुरू कर दिए हों। बादशाह सलीम ने महसूस किया कि सबसे खतरनाक मरहला वो होता है जब हालात बेहतर होने लगे, क्योंकि इसी वक्त इंसान गफलत का शिकार हो जाता है। इसीलिए इसने जश्न मनाने के बजाय एहतिसाब को और सख्त कर दिया। इसने हुक्म दिया कि हर 3 माह बाद खजाने, गुदामों और अदालतों का हिसाब अवाम के सामने पेश किया जाए। इब्तिदा में दरबारियों को यह फैसला कड़वा लगा, मगर वो जानते थे कि अब पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका है। एक दिन दूर दराज सरहदी इलाके से खबर आई कि वहां के हाकिम ने पुराने तरीके अपनाना शुरू कर दिए हैं। रिश्वत, दबाव और खामोश जुल्म फिर सर उठा रहे हैं। ये खबर सुनकर बादशाह सलीम ने फौज भेजने के बजाय खुद वहां जाने का फैसला किया, क्योंकि वो जान चुका था कि मसला अक्सर ताकत का नहीं बल्कि मौजूदगी का होता है। जब वो सादा लिबास में इस इलाके में पहुंचा तो लोगों को यकीन ही ना आया कि उनके दरमियान बादशाह खड़ा है। इसने ना तकरीर की ना वादे किए, बस लोगों को सुना। एक किसान की टूटी आवाज, एक माँ की खामोश आंखें और एक नौजवान का दबाया हुआ गुस्सा, उन सब ने बादशाह के दिल पर फिर से वही बोझ रख दिया जो कभी फरीद के दिनों में था। इसने इसी वक्त मकामी हाकिम को माजूल किया और ऐलान किया कि जो जुल्म छोटा समझकर किया जाए वही बाद में सबसे बड़ा बन जाता है। नौरान वापसी पर इसने दरबार में एक नया उसूल रखा कि कोई भी ओहदा मुस्तकिल नहीं होगा बल्कि अमानत होगा, और अमानत का हिसाब वक्त से पहले भी लिया जा सकता है।
मलिका मरियम ने इस फैसले को आम लोगों की जुबान में फैलाया ताकि हर शख्स समझे कि ये हुकूमत किसी एक खानदान की नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। वक्त के साथ साथ नौरान की मिसाल इर्द गिर्द की रियासतों में दी जाने लगी। लोग कहते थे कि वहाँ कानून बोलता है और ताकत सुनती है, मगर बादशाह सलीम उन तारीफों से खौफजदा रहता था क्योंकि वो जानता था कि तारीफ अक्सर इंसान को सुला देती है। एक रात इसने अपने बेटे को बुलाया जो अभी कम उम्र था और इसके हाथ में लकड़ी की एक छोटी तख्ती थमा दी। इस पर सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, अमानत। इस लम्हे सलीम को पहली बार सुकून महसूस हुआ क्योंकि इसे लगा कि इसने सिर्फ एक सल्तनत नहीं बल्कि एक सोच मुंतकिल कर दी है। नौरान अब सिर्फ एक जगह का नाम नहीं रहा था बल्कि एक सवाल बन चुका था, क्या हम जाग रहे हैं आ नहीं? और यही सवाल इस कहानी का सबसे मजबूत पहरादार था, क्योंकि जब सवाल जिंदा रही तो फरीद जैसे साए कभी पूरी ताकत के साथ वापस नहीं आते। और यही वो मरहला था जहां नौरान ने साबित किया कि असल हुक्मरानी तलवार से नहीं बल्कि मुसलसल बेदारी से कायम रहती है। नौरान की फिजा में अब एक ठहरा हुआ एतमाद महसूस होने लगा था, मगर बादशाह सलीम जानता था कि वक्त कभी एक सा नहीं रहता और हर सल्तनत को एक ऐसा दिन जरूर देखना पड़ता है जब इसे अपनी आजमाइश नए चेहरे में मिलती है। कई बरस गुजर चुके थे, सलीम के बालों में सफेदी आ चुकी थी मगर आंखों में वही बेदारी बाकी थी। एक सुबह दरबार में एक अजनबी काफिला दाखिल हुआ। उनके कपड़े महंगे थे, बातें नर्म और लहजे मीठे। वो खुद को बैरूनी मुल्क का नुमाइंदा बता रहे थे और बड़े बड़े तिजारती मुआहदों की पेशकश लेकर आए थे। दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि मुआहदों से दौलत आने वाली थी, मगर बादशाह सलीम के दिल में एक पुराना जख्म हल्का सा जागा। इसे फरीद की याद आ गई। इसने बगैर शोर किए हुक्म दिया कि उन मेहमानों को शहर में आजादाना घूमने दिया जाए, मगर उनकी हर बात और हर सौदा लिखा जाए। दिन गुजरते गए, काफिले के लोग अवाम में मकबूल होने लगे, तोहफे बांटे गए, वादे किए गए और कुछ नौजवान अफसर उनसे बहुत करीब हो गए। मलिका मरियम ने सलीम को खबरदार किया कि यह कुर्बत खतरनाक हो सकती है, मगर सलीम ने सब्र किया क्योंकि वो जानता था कि हर सच वक्त से पहले जाहिर नहीं होता। एक रात एक नौजवान अफसर इसके पास आया। इसकी आवाज कांप रही थी। इसने बताया कि यह काफिला असल में सिर्फ तिजारत नहीं बल्कि नौरान के कवानीन को अपने फायदे के लिए नरम करवाना चाहता है। वो चाहते थे कि चंद खास रास्ते और टैक्स उनके लिए अलग कर दिए जाए। सलीम ने आंखें बंद की और शुक्र अदा किया कि बेदारी अभी जिंदा है। अगले दिन दरबार में इसने सबके सामने ऐलान किया कि नौरान में तिजारत खुश आमदीद है, मगर शर्तों पर नहीं बल्कि उसूलों पर। काफिले के नुमाइंदों के चेहरे उतर गए। कुछ ने मुखालफत की, कुछ ने दबाव डालने की कोशिश की, मगर जब उन्हें बताया गया कि नौरान में कानून खरीदने के लिए नहीं बल्कि मानने के लिए होता है तो वो खामोश हो गए। कई मुआहदे टूट गए, खजाने को वक्ती नुकसान हुआ, मगर अवाम के दिल मजबूत हो गए। इस फैसले के बाद सलीम ने अपने बेटे को दरबार में खड़ा करके कहा कि याद रखो, सबसे महंगा सौदा वो होता है जिसमें उसूल बीच दिए जाए। इस दिन नौरान ने एक बार फिर साबित किया कि वो अब सिर्फ एक सल्तनत नहीं बल्कि एक मेयार है, जहां हर नया फरीद पहचाना जाता है और हर पुरानी गलती याद रखी जाती है। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और नौरान अब एक मजबूत दरख्त की तरह हो चुका था जिसकी जुड़े इंसाफ में थीं। मगर बादशाह सलीम जानता था कि दरख्त को काटने के लिए हमेशा कुल्हावा सामने से नहीं आता, कभी वो अंदर से कीड़े बनकर लगता है। इसी एहसास ने इसे मजीद मोहतात बना दिया था। एक दिन इसे खबर मिली कि नौजवानों में बेचैनी बढ़ रही है। वो जो अमन में पैदा हुए थे उन्होंने खौफ का दौर देखा नहीं था, इसलिए उन्हें नज्म व ज़ब्त बोझ लगने लगा था। कुछ लोग आज़ादी के नाम पर जल्दी फैसलों और तेज फायदों की बात करने लगे थे। बादशाह सलीम ने इस खबर को नज़रअंदाज नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि जो नस्ल सवाल करना छोड़ दे वो अंधी हो जाती है और जो सिर्फ मांगना सीख ले वो कमज़ोर हो जाती है। इसने फैसला किया कि अब गुफ्तगू तख्त से नहीं बल्कि ज़मीन से होगी। इसने शहर के बड़े मैदान में इज्तिमा बुलाया जहां नौजवान, ताजिर, किसान और सिपाही सब इकट्ठे हुए। सलीम ने ना खुतबा दिया ना हुक्म सुनाया बल्कि एक सवाल रखा कि अगर कल मैं ना रहूं तो क्या नौरान अपने उसूल बचा सकेगा। मजमा में खामोशी छा गई। यही खामोशी इसका मकसद थी। फिर इसने कहा कि सल्तनतें बादशाहों से नहीं बल्कि जिम्मेदारी बांटने से मजबूत होती हैं। इस दिन इसने नौजवानों के लिए एक नया निज़ाम मुतारफ करवाया जिसमें फैसलों की मश्क, सवाल करने की इजाज़त और जवाब देने की जिम्मेदारी शामिल थी। कुछ दरबारी नाखुश हुए क्योंकि ताकत बांटने से कम महसूस होती है, मगर सलीम जानता था कि ताकत छुपाने से नहीं बल्कि सौंपने से बढ़ती है। मलिका मरियम ने इस निज़ाम को अखलाक और इंसाफ के उसूलों से जोड़ा ताकि आज़ादी बेरारवी ना बने। वक्त के साथ नौजवानों में सोच पैदा होने लगी। वो अब सिर्फ शिकायत नहीं करते थे बल्कि हल भी ढूंढते थे। सलीम अक्सर उन्हें देखकर खामोश मुस्कुराता क्योंकि इसे एहसास होता था कि ये इसकी सबसे बड़ी फतह है। एक शाम इसने अपने बेटे को साथ बिठाकर कहा कि याद रखना, फरीद जैसे लोग कभी खत्म नहीं होते। वो शक्ल बदलते हैं, नाम बदलते हैं, मगर उनकी पहचान एक ही होती है। वो जल्दी फायदे का वादा करते हैं और देर का नुकसान छुपा लेते हैं।
अगर तुमने कभी महसूस किया कि लोग सच से ज्यादा सहूलत मांगने लगे तो समझ लेना खतरा करीब है। इस नसीहत के बाद सलीम ने आसमान की तरफ देखा जहां सितारे खामोशी से चमक रहे थे। इसे लगा जैसे नौरान भी अब ऐसा ही एक सितारा बन चुका है, शोर से दूर मगर रास्ता दिखाने वाला। और यही वो मकाम था जहां इस कहानी ने यह साबित किया कि असल हुक्मरानी सिर्फ इंसाफ कायम करना नहीं बल्कि आने वाली नस्लों को इस काबिल बनाना है कि वो इंसाफ को पहचान सके, क्योंकि जब पहचान जिंदा रहती है तो धोखा ज्यादा देर तक पर्दे में नहीं रह सकता। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला कि सच्चाई, सब्र और इंसाफ कभी ज़ाय नहीं होते। चाहे जुल्म और धोखा कितने भी बड़े हों, आखिरकार हक अपनी फतह लेकर आता है। बादशाह सलीम की मिसाल हमें यह भी बताती है कि हकीकी ताकत सिर्फ ताज और तख्त से नहीं बल्कि एतिमाद, बेदारी और खिदमत खुल्क से कायम रहती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको वक्त पर मजीद दिलचस्प और सबक आमोज कहानियां मिलती रहे। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी की नोटिफिकेशन फौरन आप तक पहुंचे। आपके ताउन से ही हम आपके लिए मजीद दिलचस्प कहानियां लेकर आते रहेंगे।